नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपको चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। मिनाटीज़ दजाली कुव्वतों का जो पर्दा था और ख़ास तौर पर वो जो खुफिया हाथ हैं वो जो पाकिस्तान में अभी इस वक्त मुतहरक होते हैं उनको हमने हाईलाइट किया। आज हम हाईलाइट करेंगे कैसे कुछ छुपे हुए जिनसी दरिंदे जो कि मजहबी लिबादे में छुपे हुए हैं। इसका पहला हम हाईलाइट करेंगे जनाब मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब का, जो कि हजाती देवबंदी हैं। मौलाना इलियास घुमन साहब हजाती देवबंदी हनफी आलम दीन हैं, खतीब हैं, शेखुल हदीस हैं, सहाफ़ी, अदीब, मुसन्निफ, सूफ़ी, मुर्शद, पीर, फ़िक़िया, मुदर्रिस, मुतकल्लिम, इस्लाम, वकील, हनाफ, फ़िक़ा, तर्जमान, अहले फ़िक़ा हनफिया, हजाती, ममाती। मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब जो हैं ये सरगोदा के नवाई गांव 87 में 12 अप्रैल 1973 को एक ज़मींदार घर में पैदा हुए। इनके बाप एक दीनदार शौक रखते थे और दीन से उनकी दिली वाबस्तगी थी, जिसकी बिना पर उन्होंने अपने इस बेटे को सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान के लिए गखड़ मंडी भेजा। जहाँ से मौलाना साहब ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया तो बाद में उनको दर्स निज़ामी के लिए आपको कराची से और कराची जामिया बनूरिया में भेजेगा और फिर फैसलाबाद में भेजा गया, जहाँ से उन्होंने अपना दर्स निज़ामी मुकम्मल किया। जब इनके हम मुनासिब की बात करें कि मौलाना साहब क्या हैं, तो मौलाना साहब अपने आप को ये शेखुल हदीस व नाज़िम आला मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा कहते हैं, क्योंकि मौलाना साहब दौरान तदरीस कुछ अब क्योंकि ये हनफी हजाती हैं तो ये दो जो हैं हनफी पीरों के ख़ास खलीफा ख़ास भी रहे हैं, जिनमें से एक तो हनफी आलम जो थे उन्होंने तो अपना ख़रका खिलाफत वापस ले लिया, लेकिन मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब जो थे क्योंकि वो वफ़ात पा चुके हैं तो उसके अजीब अभी भी ये बग़ैर खलीफा मजाज हैं। अब ज़ाहिर बात है कि एक मखसूस पीर का खलीफा मजाज होने से इन्होंने अपने उनके मुरीदीन से अच्छा खासा माल ऐंठा। सरगोदा में ज़मीन तो इनकी अपनी थी तो वहाँ पे इन्होंने बड़ी के आलीशान खूबसूरत किस्म की इमारत बनाई। अगर आप अभी भी जनाब लाहौर से सरगोदा जाएँ तो सरगोदा एंट्री होने से पहले ही आपको जनाब दाएँ हाथ पे जनाब एक इमारत नजर आएगी, जिसका नाम मरकज़ अहले सुन्नत भी रखा गया है और खानकाह हनफिया भी रखा गया है, जिसके ये नाज़िम भी हैं, उसके सरपरस्त आला भी हैं। और यहीं पर एक अहम बात जो है मौलाना साहब की कि मौलाना साहब कहने को तो मुनाज़िर हैं और मन तक उस्ताद रहे। इन्होंने ख़ास तौर पर अपना मीडिया सेल बनाया, जिसका नाम इन्होंने रखा एनाफ मीडिया सेल, जहाँ के ऊपर इन्होंने ख़ासी अपनी जो है तकारीर और जनाब जो खुतबा हैं उनके जो खुतबे देते रहे हैं, जो दर्स देते हैं वो अपलोड करते रहे हैं। अब ये पहले शायद मौलाना साहब थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक एक्टिव मीडिया सेल बनाया, जिसकी वजह से अच्छी खासी सुर्खियों में भी आ गए। मौलाना साहब का जो मैदान है इल्मी, इनका सिर्फ ये है कि जो दूसरे मकतब फ़िक्र हैं उनके साथ मुनाज़रा करना, मंतक की नाम है। बेशक ये हारते भी रहे, लेकिन क्योंकि मीडिया सेल था उसको तोड़ मोड़ कर पेश करने से ये एक अच्छे खासे यानी कि मशहूर मारूफ हुए और ये अपने आप को मुस्तक़िल अहले सुन्नत वल जमात भी कहने लग गए। और यहाँ से मशहूरी जब हुई तो मौलाना साहब जो हैं, मौलाना साहब की हम किताबें देखें तो ये कम से कम जो हैं 20 से ऊपर ये किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इन किताबें आप देखेंगे तो इनका पूरा जो है इल्मी शौक़ आपको पता चलता है। लेकिन ये अलहदा बात है कि इनके जो हैं मुखालिफिन वो हमेशा ही इस बात का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि घुमन जो है ये कोई अदीब नहीं है, ये खाली खतीब है, खाली खतीब है और खतीब में ना ये भोंगे मार के चला जाता है। इसकी किताबें किसी और ने लिखी हुई हैं। बहरकैफ हमें तो ये इस बात से नहीं है खुलासा करना कि ये है, लेकिन क्योंकि इसकी 2-3 किताबें पढ़ी हैं मैंने, ख़ास तौर पर इसने ना क्या कहते हैं कि रद्द गैर मुक़ल्लिदियत के ऊपर इसने कुछ दूसरे उलमा का जो है वो सरका करके लिखा है और दूसरा जनाब इन्होंने फ़िक़्ह बरेलविया के ऊपर एक किताब लिखी और उस किताब को जब आप मुताला करें तो उस किताब में आपको 2 चीज़ें नज़र आएगी, या तो फ़क़ीहुल असर अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद के रहमतुल्लाह अलैह की किताब से जनाब सरका किया गया या दूसरा कुछ किया गया, और बाकी तकरीबन जो 60% जो है मवाद वो एक देवबंदी ममाती आलम थे डॉक्टर खालिद महमूद साहब, उनकी किताब जो है बरेली के ऊपर उनसे पूरा सरका किया गया है। हत्ता कि 60% तो यह है कि सफ़हात के सफ़ात मनो अन ही नकल कर दिए गए, तो जिसकी वजह से बहुत से जो है उलमाए कराम हैं, ख़ास तौर पर मुखालिफ उलमाए कराम हैं, वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे कि जनाब आप ये बात गलत कर रहे हैं कि आप जनाब क्योंकि उसमें लगाते हैं कि जनाब ये मुसन्निफ़ नहीं है, ये खाली खतीब है और खतीब हो नहीं अपना मुसन्निफ़ नहीं है, इसकी किताबें जो हैं किसी और ने लिखी हैं। और बात तो यही दावा करते हैं कि जो इन्होंने किताबें लिखी हैं उसका मौलाना साहब तो लिखने का दूर की बात, उन्होंने तो एक बार पढ़ के भी नहीं देखा होगा कि इस किताब में क्या कुछ लिखा हुआ है। होता है क्या कि जब ये रद्द गैर मुक़ल्लिदीन के ऊपर किताबें लिखते हैं और मशहूर हो जाते हैं तो इसी असना में इंडिया से एक आलिम है अबू बकर गाज़ीपुरी साहब,
وہ تشریف لاتے ہیں, उनको ये अपनी तकारीर क्योंकि अपना मीडिया सेल था तोड़ मोड़ कर आप जो मुनाजरे थे, हत्ता कि अपने ही दिबंदी ममातियों से जनाब ये भाग चुके हैं, बंदालवी साहब वगैरह से, तो अहल हदीसों से भी जनाब मौलाना सदीक साहब से भी जनाब ये मुनाजरा हार चुके थे, लेकिन उनको तोड़ मार कर उनको मुनाजरा पेश किया, ये किया और वो किया. तो इन्होंने जनाब गाजी अबू बकर सारी अबू बकर गाजी साहब से उनको जनाब बड़ा दिखाया, और फिर इनको आप क्योंकि ये पीर भी थे तो बड़ा सारा माल शाल इन्होंने जनाब ऐंठ कर रखा हुआ था. तो इन मौसूफ ने अबू बकर साहब को कभी जनाब सारी अबू बकर गाजीपुरी जो थे, कभी उनको रावलपिंडी का दिखाया, कभी फैसलाबाद ले गए अपने मादरी इल्मी में, कभी कराची में ले गए. तो गाजी अबू बकर गाजीपुरी ने एक बात नोट की कि ये जो है ना घुमन अलियास घुमन, ये किसी शेखुल हदीस मोहतमिम से नहीं मिलता है. जब भी जाता है मैं शेखुल हदीस और मोहतमिम से मुलाकात करता हूँ, और ये मौसूफ जो हैं ये आम तलबा से मिल जाते हैं. जब इनसे पूछा कि भाई आप क्यों करते हैं, तो उसने बोला जी मैं तो क्योंकि सादा सा बंदा हूँ तो उस वक्त से मैं करता हूँ. तो यहीं से जनाब जब क्योंकि गाजीपुरी जो हैं अबू बकर साहब ऑफ इंडिया, उन्होंने क्योंकि खुद जनाब वो एक बड़े महक्किक आदमी हैं, उन्होंने रद्द सल्फियत के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं. तो ये उनसे जनाब कहते हैं कि गाजी साहब अगर आप चाहें तो मैं आपकी किताबें पाकिस्तान में छाप दूँ. उन्होंने कहा साहब बिस्मिल्लाह छाप दें, इसमें कौन सी बात है. तो गाजी साहब ने पूछा अगर आप छापेंगे किताबें तो कैसा होगा. तो उन्होंने बोला जी प्रॉफिट जो है ना आधे बात है. उन्होंने कहा अच्छी आप मुझे तहरीर लिख दें कि मैं आपकी किताब. उनसे इजाज़तनामा जनाब गाजीपुरी अबू बकर साहब जो इंडियन थे उनसे इजाज़तनामा लिखवा लिया. तो जब ज़बानी तौर पर उन्होंने बोला कि ठीक है जी आपका जो ये किताबें मैं आपकी पाकिस्तान में छपवाऊँगा और करूँगा तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 50-50 होगा. यही इजाज़तनामा लेकर घुमन साहब सऊदीया चले जाते हैं, और वहाँ पे अच्छा क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में सल्फियत का ज़रा जोर ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्योंकि ये जो लोग हैं वो रहते हैं तो थोड़ा सा सहम में भी रहते हैं, तो उस वजह से ना उन्होंने ना ज़ोर शोर से कुछ चंदा भी दिया कि किताबें छापेंगी, ये करेंगी वो करेंगी. मौलाना साहब छपे, छापने के बाद जो है तो जब क्योंकि पता उनको चला कि उन्होंने छपवाने के लिए जो एड्रेस माल जो है वो अच्छा खासा जो है वो वहाँ से सऊदीया और कुवैत और जनाब कतर से ऐंठ के आ चुके हैं. तो अबू बकर गाजी साहब जो हैं वो इनसे रब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ है. तो उन्होंने बोला जी किताब कहता है हाँ जी मैंने छुपवा दी है तो बड़ा मुनाफट हुआ है, तो ये हुआ है तो हुआ है. तो उन्होंने बोला जी ठीक है जी क्या. उन्होंने बोला जी अभी मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ कि आप एक्यूरेट फिगर होते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ है, आप मुझे बता दें कि आप कितना ले सकते हैं. तो गाजी अपना अबू बकर गाजीपुरी साहब जो हैं वो कहते हैं ठीक है आप मुझे 2000 रियाल दे दें. तो वो अभी घुमन साहब पूछता है जी कि मैं किसको दूँ. तो वो एक लोधा के कारी साहब हैं, वो उनको पूछते हैं कि आप किताबों का जो है ना एक एक सेट जो है बतौर नमूना भी उनको भिजवा दें और पैसे भी आप उनको भिजवा दें, या वो आपसे रब्ता करके उनको आप दे दें. जब लोधा के कारी साहब जो हैं अलियास घुमन से रब्ता करते हैं, तो रब्ता करने के बाद क्या होता है कि जब वो पूछता है कि पैसे, तो उन्होंने बोला तो अभी घुमन साहब क्या जवाब देते हैं. अब ये जवाब बड़ा मज़ेदार है सुनने वाला कि एक आलम दीन को एक मुतल्लिक़ कमजोर जिसका दावा कि मुतकल्लिम अहले सुन्नत है, मुनाज़िर है, वो फ़कीह है, जो पीर है, तो पीर को ये दे रहा था. उसने बोला जी मैंने कहा था दे दूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि अभी दूंगा, क्या मेरे पास होंगे तो दे दूंगा. जब कुछ अर्सा गुजरा तो बकर साहब को जब माल न मिला तो उन्होंने अपने रिसाला जो है ज़मज़म उसमें इनकी माली बदउनवानी के ऊपर अच्छा खासा इदारिया भी लिख दिया. जब इनको इदारिया लिखा तो अब आते हैं इनकी खानगी मामलात के ऊपर. तो इलियास घुमन साहब जो है इनकी पहली शादी अपने ख़ानदान में हुई, दूसरी शादी जो है सादिया नाम खातून के साथ जो कि शादी बाबा खातून की है और इनके अपने ही मदरसा की स्टूडेंट हैं, उनके साथ शादी होती है. अब इनकी जो तीसरी शादी होती है ना, आप क्या कहते हैं कि एक मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब थे जो कि मियाँवाली में पैदा हुए, वो फैसलाबाद में होते थे क्योंकि इनकी भी तालीम जो है वो फैसलाबाद से थी. इसको मालूम था कि जनाब मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन की एक बेटी है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने ही शागिर्द जनाब जो सैयद अनवर शाह साहब थे बनू के, उनके साथ की. और ये फैमिली जो है क्योंकि अनवर शाह साहब जो थे वो रसमील खान में ना किसी मदरसे में उस्ताद थे तो वहाँ पे चली गई. फैमिली बड़ी खुशखुरम रह रही थी कि अब अल्लाह को क्या मालूम होता है कि जनाब के अनवर शाह साहब को कुछ ऐसी बीमारी लगती है जानलेवा तो वो फौत हो जाते हैं. अब 5 बच्चे छोड़ जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं मुफ्ती ज़ैनुद्दीन के जो बेटे हैं वो अपनी बहन को वापस फैसलाबाद में ले आते हैं. अब जब ये पता चलता है अपना घुमन साहब को, आपको पता है कि घुमन साहब तो पहले ही 2 से नाब खरफा खिलाफत ले चुका था, तो अब इसको चाहिए था माल लेटने के लिए मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन के जो हल्का था उससे नाब ये इसमें नाब रिश्तेदारी दिखा कर था. क्योंकि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब जो थे वो तबलीगी जमात और बड़े दरवेश किस्म के लोग थे, तबलीगी जमात और जो देवबंदी हजाती हैं या ख़ास तौर पर क्योंकि मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब जो ख़त्म नबूत में बड़ा काम करते हैं तो ये साथी उनको बड़ा जानते होंगे. अब होता क्या है कि जनाब घुमन साहब जाते हैं फैसलाबाद जाके इनके भाइयों को जनाब पैगाम निकाह देते हैं. निकाह पैगाम देने की क्या कहते हैं कि जी मैंने क्योंकि ये तो बेवा से शादी सरहद में तो आम है, तो पंजाब में नहीं है, तो मैं क्योंकि आलम दीन हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये रसूल अल्लाह की सुन्नत जो है पंजाब में जिंदा करूँ, तो मेरा काम है जी निकाह करने के लिए. जब खातून के पास पहुँचते खातून भी कहती है ठीक, हालांकि इसी दौरान खातून की पहली बेटी की शादी हो रही है. तो खातून कहती है क्योंकि जनाब घुमन साहब की
जो हैं पहले ही 2 बीवी हैं और वो भी खानकाह में रह रही हैं, तो मेरी एक शर्त है उनके क्या कि मैं रहूँगी फैसलाबाद में ही, ये फैसलाबाद ही मुझे अपना नाम नुस्खा देते रहेंगे, क्योंकि मैं फैसलाबाद शिफ्ट नहीं होती हूँ, कि अगर मैं शिफ्ट हुई तो वहाँ पे इसकी 2 फैमिलियाँ वो डिस्टर्ब होंगी। तो शर्त जो है बड़ी मंजूर कर ली जाती है। अप्रैल 2012 में इनकी शादी होती है। आप ये बड़े गौर से सुनना, अप्रैल 2012 में शादी होती है। शादी होने के बाद 1 महीना या 2 महीने के बाद जो है मोहम्मद साहब की अपनी गाड़ी है, और मजे की बात ये है कि ना वो जो समिया है मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन की बेटी, उनका जो बड़ा बेटा है वो भी गाड़ी चला सकता है। तो घुमन साहब जाते हैं फैसलाबाद, फैसलाबाद कहते हैं कि चलो हम आपको मैं ना सरगोदा में मिला कर आता हूँ। ये चले जाते हैं सरगोदा। सरगोदा में होता क्या है कि वो घुमन साहब जो है ना गाड़ी अपनी गाड़ी दे देते हैं, अपने उनका बेटा गाड़ी चला सकता है। तो ये घुमन साहब क्या कहते हैं कि यार बेटा तुम गाड़ी चलो, खातून को कहता है कि तुम आगे बैठ जाओ, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बेटियों के साथ बैठूं। अब वो समझते हैं कि यार बाप है सतीला ही बाप सही, लेकिन चलो बेटियों का बाप नहीं है तो प्यार दे रहे, तो वो कहती है ठीक है पीछे बैठ जाओ। अब समिया साहब भी आगे फ्रंट सीट पे बैठी हैं, भाई बेटा उसका गाड़ी चला रहा है, ये चलते हैं। चलते चलते वो शीशे में देखती है समिया साहब, देखती है कि ना ये घुमन साहब उसकी बेटी के साथ बिल्कुल चिमट के बैठे हैं, और जो बेटी है इनके चेहरे पर नागवारी के साथ नजर आते हैं। अब बेटी की जो है वो कैफियत माँ से ज्यादा कौन समझता है। तो ये आगे किसी पॉइंट पे जो पेट्रोल पंप आता है या चाय वाला होटल आता है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और किसी बहाने से जो है वो घुमन साहब को आगे बैठा देती है और खुद पीछे आ जाती है। जब वो पीछे आती है तो चले जाते हैं जी, पहले दफा ना आप ये पहुंचते हैं जी सरगोदा में। सरगोदा में पहुंचते आगे बैठते हैं तो घुमन साहब कहते हैं जी आप बैठे तो मैं आपके लिए ना चाय बनवा कर लाता हूँ। इन्होंने कहा जी ठीक है जी। फैमिली बैठ जाती है। बैठने के बाद जूं ही जनाब घुमन साहब जनाब चले जाते हैं जनाब किचन में। तो किचन में जब कुछ देर होती है, तो देर होने के बाद जो है कि ये समिया साहब खुद जनाब किचन में जाती हैं। तो जाने के बाद ये देखती हैं कि जनाब ये तो जो 3-4 लड़कियां हैं वो चाय बना रही हैं, कुछ और किचन में काम। तो ये जो है उनको क्या कहते हैं, उनके साथ जनाब हंसी मजाक भी कर रहे हैं, और कभी कभी उनको हाथों से टच भी कर रहे हैं। ऊपर से जब ये आते हैं तो लड़कियां भी बुखला जाती हैं और ये भी बुखला जाता है। तो कहता है कि जनाब नहीं, तो ये मेरी मुरीद भी हैं, तो पीर और मुरीद के दरमियान क्या पर्दा होता है, तो ये मेरी शागिर्द भी हैं। उन्होंने कहा जनाब शागिर्द, लेकिन शरीयत ने कुछ हदूद तो रखी है। थोड़ा सा गुस्से भी होती है। जब ये देखते हैं तो उस वक्त देखते हैं कि जनाब जो मदरसे की दूसरी तरफ है, तो उस वक्त इनकी जो दूसरी बीवी है मोहतरमा सादिया, वो बाकायदा पर्दादार खातून है, वो पर्दा शदा करके वो बैठी हैं कि कहीं जो है वो खुद मदरसे की दूसरी लड़की ना आ जाए। तो ये पहला जो तारुफ होता है ये होता है वो होता है। उसके बाद जनाब इस क्योंकि समिया के शक पड़ जाता है, फिर जब ये तहकीक करती है तो मौलाना साहब जो हैं ये लवातबादी में भी मुलव्वस पाए गए हैं, और ख़ास तौर पर जो है ये जो लड़कियां लड़कियों के साथ भी छेड़खानी में मसरूफ़ हैं। हत्ता कि जनाब यही सरगोदा के एक नवाई गाँव की थी, इनके गाँव के नज़दीक जो है इनका भाई गाँव के नज़दीक के गाँव की लड़की थी, हालांकि वो शादीशुदा थी। उसके साथ इसने किचन में दस्तरदारी की, तो लड़की ने दस्ती ना फ़ोन निकाला, अपने शौहर को फ़ोन किया, वो सामान उठाकर घर चली गई। जब घुमन को पता चला कि ये तो मेरे गाँव के करीब की हैं, तो ये तो मरते तो ये फिर घुमन जो है 3-4 बंदों को लेकर उनके घर चले गया, उनके पाँव पड़ता रहा, माफ़ी मांगता रहा कि मैं गलती हो गया, इंसान है, तो खुदा के लिए ये बात बाहर न जाए, क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो जनाब ये मसले की ममाती इस चीज़ को उठाएंगे, तो हम हजाती मसले क्या, तो ये मसले की ना बेइज्जती होगी। तो इस तरह करके जनाब इसने मसला रफा दफा कर लेते हैं। अब समिया बीबी जो है वो वहाँ से वापस आ जाती हैं। वापस आने के बाद अब क्या करते हैं, अब वो उनसे नजर रखी हुई है कि जनाब ये अपनी बेटी को जो है ना बचाएंगे, यानी कि कभी भी बेटी को नहीं छोड़ती हैं। होता ही है कि जनाब ये बाहर जा रही हैं, उसको पता है कि शॉपिंग की, ये जनाब घुमन साहब आ जाते हैं फैसलाबाद, और ये उनको पैसे देते हैं कि जाओ आप शॉपिंग करके आओ। तो उसको बोलता है ना आप माँ बेटा चले जाएं। तो ये जो समिया साहब हैं ये अपनी बड़ी जो दूसरी नंबर वाली बेटी है, ये उसको भी साथ ले जाती है, अपनी बेटियों को साथ ले जाती है। तो इनके घर एक नौकरानी काम कर रही होती है, ये चले जाते हैं शॉपिंग के लिए। अब भूखे शेर को शिकार तो चाहिए था, जिसके लाया था, पैसे भी खर्च किए, जनाब मैं बेगम को दूंगा, जाकर शॉपिंग करके ना मिली। तो वापसी आई तो जिनकी नौकरानी थी उसने रो रो के अपना हाल बताया। अब ये खातून थी, इसने बोला कि बेटा ये बड़ा ताकतवर है, ठीक है, इसके पीछे बड़ी आवाम है, इसका आपका मीडिया सल है, तो कोई नेता खामोश हो जाए। उसके बाद इसने छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन के बाद एक बेटी इसकी अकेली होती है, तो ये मसूफ भी उसके साथ छेड़खानी करते हैं, तो ये उसको थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद जो है समिया बीबी जो है ये अपने मुख्तलिफ जो हैं वो अपने मुफ्तियान निज़ाम, क्योंकि आपको सिर्फ फैसलाबाद में इसके बाप ने सारी ज़िंदगी खतीब भी रहे और उन्होंने ही मदरसा कायम किया था, वहाँ पे उनको खत लिखती है कि ये देखें कि यार ये मौलवी अब वो उनको क्योंकि पता था ज़ैनुल आबिदीन के फैमिली का करेक्टर का, तो इसने इल्ज़ाम लगाए और ये कर दिया कट है। तो समिया साहब जो हैं कि वो अपने जनाब फैसलाबाद में जो मदरसा है जहाँ उनका बाप जो है वो शेखुल हदीस भी रहा, साथ वो मस्जिद जो है वहाँ पे भी रहा, तो उनको खत लिख देती है कि जी ये मसला है कि ये तो मौलाना साहब जो हैं ये तो अपनी सौतीली बेटों के साथ भी ऐसी हरकत में मुर्तकिब पाए गए हैं, तो मैं इनके साथ क्या करूँ। अब समिया बीबी का करैक्टर का भी उनको मालूम था और उनका भी मालूम था। जब उन्होंने ना रब्ता किया घुमन साहब से, तो घुमन साहब ने बोला कि जनाब ये ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है क्योंकि मैं चौथी शादी करना चाहता हूँ। अब उनकी चौथी शादी का हमें नहीं मालूम कि उसने चौथी शादी किससे की, इनकी 2 शादियाँ तो मालूम है, तीसरी शादी भी मालूम है समिया से, लेकिन चौथी का नहीं है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि एक खातून जिसके पहले ही अपने बच्चे जवान हो और वो खुद तीसरी बीवी हो, वो किस तरह लगा सकती है कि चौथी शादी ना करे। तो घुमन साहब कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, और यही बात है कि घुमन साहब ने जब ये ना देखा तो घुमन साहब ने आराम से जो है खत लिखा दारुल उलूम देवबंद इंडिया को, कि उससे अपना मदद सराई के लिए, ताकि एक लेटर लिखवा सके, ताकि अगर खुदा न खास्ता कल को समिया बीबी का क्योंकि बैकग्राउंड मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन की हमदर्दियाँ ज़्यादा हैं, तो मैं ये लेटर दिखाकर आवाम से जनाब मजीद चंदा ऐंठ सकूँ।
تو جب یہ خط لکھواتے ہیں دوسری طرف آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ خط آتا ہے تو مفتی سلیم اللہ خان صاحب جو ہیں وہ دیوبندی حضرات جانتے ہیں کہ وہ کتنے ناب درویش آدمی تھے، جب ان کو پتہ چلتا ہے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر خط لکھ دیا دیوبند کو کہ آپ کیسے بندے ایسے بندے کی کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو بندہ خیانت مالی بدگوانی میں مرتکب ہو، جو اپنی سوتیلی بیویوں سے نہ مصارف کی نہ حدود میں پائے گا، جس کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ خود دعوے دار ہوں، تو اس کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں؟ جب دیوبند کو پتہ چلا کہ اس بندے کو ایسے الزامات ہیں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر جناب یہ مولانا سلیم اللہ خان کو خط لکھا اور ان سے جو پہلا خط تھا ان سے جناب انہوں نے رجوع کر لیا اور ان کو لکھا کہ معذرت ہے. تو انہوں نے جناب دوسرا خط لکھا کہ جیسے ہوئے جب گھمن صاحب جو ہیں گھمن صاحب کو پتہ چلا کہ اب میری دال تو یہاں پہ نہیں گلتی ہے، یہ اپنی دونوں بیویوں کو لیتا ہے اور یہاں سے مارشل اٹھاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ترکی وہ پاکستانی علماء کرام کو دے رہا تھا، شریعت کی دعوت دے رہا تھا کہ یہ جب جائیں وہاں پہ اپنی پراپرٹی خریدیں گے، عالم کوئی ہے صاحب جو کہ پیسے والا ہے وہ آئے پراپرٹی خریدے اور عالم ہو تو اس کو شریعت دی جا سکے. یہ ایک سنہری موقع سے اپنا گھمن صاحب نے فائدہ اٹھایا اور جا کر ترکی میں شفٹ ہو گئے. ترکی میں انہوں نے اپنی پراپرٹی خریدی، پراپرٹی خریدنے کے بعد اپنے پیپر مکمل کیے اور پیپر مکمل کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ شریعت کے لیے اپلائی کر دیا، جہاں پہ مختلف انٹرویو ہوئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ گھمن صاحب آپ تو مناظرے تھے، آپ تو متکلم کہلاتے تھے، آپ کتنی بڑی خانقاہ تھی، اتنا بڑا اپنے مرکز بنا رکھا تھا، میڈیا سیل تھا، سارا کوئی تھا، تو پھر آپ پاکستان کیوں چھوڑ کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے آیا ہوں، اور یہ اتنا ظالم ہے کہ اس نے 2 طلاقیں دیں سمیہ کو، تیسری طلاق نہ دی، جس کی وجہ سے وہ آج بھی اس کے نکاح میں اور اس کو حق کے نقصان نہیں دے رہا ہے. بلحاظی ہو چکی ہے لیکن تیسری نکاح نہیں دیا. گھمن صاحب نے اپنے پیپر مکمل کیے اور مکمل کرنے کے بعد اپنی شہریت کی درخواست دے دی. اب ان کی پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہو رہا تھا تو کافی سارے لوگوں نے پوچھا، مختلف انٹرویو صحافیوں نے پوچھا کہ جناب آپ پاکستان کیوں چھوڑ کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جواب تھا کہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر چکا ہوں. ہوتا کیا کہ جس استنبول کے جس اپارٹمنٹ میں یہ رہ رہے ہیں اسی اپارٹمنٹ میں ان کے سامنے والے فلیٹ میں ایک پاکستانی فیملی ہے جو کہ کرسچن فیملی ہوتی ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ وہ شکار کو تو شکار مل جاتا ہے نا، تو یہ بھی شکاری تھا، تو وہاں پہ کرسچن فیملی تھی. اب کرسچن فیملی ہو ترکی جیسا آزاد ملک کو تو تھوڑے سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں. جو مولانا مسعود جو ہیں وہ اس کی جو کرسچن خاتون تھی ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیتے ہیں، اور اس تعلقات کی جو ہے ان کے گھر میں بھی کافی ساری لڑائی ہوئی کیونکہ بعد میں اپارٹمنٹ میں صفائی تھی، لیکن مسعود جو ہیں اس کرسچن عورت کے گھر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ نا ایک دن جو ہے وہ کرسچن خاتون جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ نہیں ہوتے، پیچھے اس کی 13-14 سال کی بیٹی ہے وہ ہوتی ہے. مصروف جاتے ہیں، اس نے سمجھا کہ شاید جس طرح میں یہ پاکستان میں کرتا رہا ہوں اور میں علماء کے تقدس کے آڑ میں چھپا ہوتا ہوں، یہ اس کے ساتھ حرکت کر دیتا ہے، چھڑخانی کرتا ہے. اب خاتون جو ہے اس نے ڈائریکٹلی جناب کیا کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کال ملا دی پولیس کو، پولیس آتی ہے، پولیس آ کر گرفتار کر لیتی ہے. جناب مقامی جو ہیں وہ اپارٹمنٹ ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بالکل جی یہ جو پاکستانی عالم ہے یہ بالکل کے گھر میں گئے، وہ لڑکی کے بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد مولانا صاحب جو ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں. جب گرفتار ہوتے ہیں، جب وہ پاکستانی فیملی جو ہے وہ اس کے نام جو لڑکی ہے اس کی ماں باپ واپس آتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی نے ایسا کچھ کیے تو ان کو پتہ تھا کہ جناب مولانا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ کل یہ نہ کہ کوئی اور مسئلہ اٹھائے، کیونکہ یہ تو ہر چیز سے مالک ہے، پاورفل ہے، تو وہ ترکی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہے مولانا صاحب جو ہیں تقریباً کئی ماہ جو پولیس کہتے ہیں جیل میں بند رہے ہیں. ابھی تک متضاد اطلاعات ہیں کہ کیا یہ مولانا صاحب ابھی تک بند ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ مولانا نے تقریباً پاکستانی جو ہے 2 کروڑ روپے دے کر وہ مولانا فضل الرحمان کثرت سے وہاں سے ضمانت کروا کے ابھی پاکستان پدھار گئے ہیں. ان کا جو پروسیجر تھا وہ، لیکن یہ مصدقہ روایت ہے جو خاص طور پر ابھی جو میڈیا میں آئی ہے کہ مولانا صاحب کی جو پروسیجر تھا شریعت کا وہ کینسل ہو چکا ہے. تو یہ تو سچ سچ کہتے ہیں کہ مٹی وہاں پوچھی جہاں کا خمیر تھا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، میری لائک اور شیئر کرتے رہیں.